मिली मंजूरी। बैठक में राज्य से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर हुई चर्चा। अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने दी मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी। चिकित्सा, राजस्व और जनजाति कल्याण विभाग में हुए बड़े फैसले। सिंचाई विभाग ने भूजल दर और रजिस्ट्री शुल्क में नई व्यवस्था की लागू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्त किया गहरा दुख। बोले, अजित पवार हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते रहे। अजित पवार का निधन पर बीजेपी विधायक खजान दास ने भी जताया दुख। बोले, अजित पवार जी बहुत ही सुलझे हुए एनसीपी के लीडर थे। ऋषिकेश में डीएम ने गंगा में गिर रहे गंदे नाले का किया निरीक्षण। अधिकारियों से मौके पर की बातचीत। नाले को टैप करने की रिपोर्ट जल्द शासन को भेजने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर आ रही है देहरादून से, जहां उत्तराखंड सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसे कर्मी जिन्होंने कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, वो आपसी सहमति से स्थानांतरण कर सकेंगे। वहीं राजस्व विभाग में आपसी समझौते से भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और विवाद मुक्त होगी। वहीं उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि जो पूर्व में शिडुकल को दी गई थी, अब शिडुकल द्वारा सब लीज पर दी जा सकेगी, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। वहीं जनजाति कल्याण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए विभाग का पुनर्गठन किया गया है और 4 नए जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। बात करें अगर सिंचाई विभाग की, तो सिंचाई विभाग में भूजल उपयोग की नई दरें प्रस्तावित की गई हैं। अब सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए 5,000 रुपए का अलग से पंजीकरण शुल्क देना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने दी। बता दें उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते रहे। वे करुणा और जिम्मेदारी के साथ जनता की सेवा में लगे रहे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की और इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है,
उन्हें शांति मिले। साथ ही उन्होंने शोक में डूबे परिवारों, सहयोगियों और समर्थकों को इस कठिन समय में हिम्मत देने की कामना की। इस दुखद घटना का असर उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विमान दुर्घटना में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से इस हादसे पर गहरी संवेदना जताई गई है। पूरे देश इस घटना से शोक में है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। बता दें, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। अजित पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में भी मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी। उनका जाना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान है। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के निधन पर भाजपा विधायक खजान दास ने भी क्या कुछ कहा, सुनिए। दुखद घटना घटी है। अजित पवार जी बहुत ही सुलझे हुए एनसीपी के लीडर थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो आज किसी मीटिंग के लिए आज जा रहे थे और ये विमान दुर्घटना घटी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं अपनी तरफ से और उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को और उनकी पार्टी को इस असीमित दुख सहने की उनको क्षमता दें। चलिए अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल आज ऋषिकेश पहुंचे हैं। यहां उन्होंने चंद्रेश्वर नगर इलाके में एसटीपी प्लांट के पास गंगा में गिर रहे गंदे पानी का निरीक्षण किया है। बता दें, डीएम ने नाले के खुले हिस्से को भी देखा और अधिकारियों से मौके पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस नाले की वजह से गंगा का पानी लगातार गंदा हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि नाले को टैप करने को लेकर पूरी जानकारी तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को भेजी जाए ताकि आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। बताया जा रहा है कि यह गंदा नाले का पानी कई सालों से सीधे गंगा में गिर रहा है। इस नाले को बंद करने की मांग समाज सेवी लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं चंद्रेश्वर नगर निवासी राघव झा पिछले करीब 1 साल से इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलते आ रहे हैं। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि यह मामला पहले से ही प्रशासन के संज्ञान में है। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। जल्द ही गंगा में गिरने वाली सभी नालों को टैप करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां आज गांधी पार्क में अल्मोड़ा के युवाओं ने यूजीसी को गाइडलाइन के खिलाफ जोरदार विरोध किया है। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई।
प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष वैभव जोशी भी शामिल हुए। वैभव जोशी ने कहा कि सरकार द्वारा यूजीसी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है वह मनमाने तरीके से बनाई गई है। उन्होंने साफ कहा कि ये नियम समाज के हित में नहीं है और इससे युवाओं को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में समाज इस यूजीसी कानून को स्वीकार नहीं करेगा। अगर सरकार ने इन नियमों को वापस नहीं लिया तो विरोध को और तेज किया जाएगा। इधर प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन से शिक्षा व्यवस्था पर गलत असर पड़ेगा। युवाओं ने सरकार से मांग की कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। फिलहाल गांधी पार्क में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या कदम उठाती है। देखिए 13 तारीख को यूजीसी की कुछ गाइडलाइन आई है और वो गाइडलाइन जो है वो जनरल कैटेगरी जो है उसके स्टूडेंट्स के हक में बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो मेन दिक्कत है वो ये है कि इम्प्लिसिट करके एक टर्म लिखा हुआ है। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो कहा नहीं गया है स्पष्ट रूप से लेकिन हमारे द्वारा समझ लिया गया है। अब मान लीजिए हमारा कोई छात्र है, उसने कॉलेज के अंदर एक ग्रुप बनाया, डांस करना है, उसको परफॉर्मेंस देनी है। अब उसने 4 जनों को चुनना है, 4 में से अगर वो किसी एक SC ST या OBC वाले को नहीं चुनता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि विधानसभा सत्र देहरादून या गैरसैंण में कहाँ होगा, इसका फैसला वे खुद ले सकते हैं। इधर गौरतलब है कि गैरसैंण में बजट सत्र कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट सत्र के दौरान राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही लोगों की समस्याओं को सदन में उठाया जाएगा और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र होने से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि बजट सत्र के जरिए राज्य के विकास को नई दिशा दी जाए। फिलहाल प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और जल्द ही सत्र की तारीखों की घोषणा की जाएगी। मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल ने तय कर दिया है इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है, उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। अब नजर डालते हैं उत्तराखंड के मौसम की खबर पर। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। फरवरी की शुरुआत में प्रदेश के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने मौसम और सड़कों की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बारिश और बर्फबारी के कारण जो मार्ग बंद हुए थे उनमें से अधिकतर को खोल दिया गया है। हालांकि जोशीमठ से औली को जोड़ने वाला मार्ग अभी भी बंद है। इस रास्ते को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। उधर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि विभाग पूरी तरह से तैयार है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि मौसम की ताजा जानकारी लेते रहें, वहीं अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लगातार बरसात हो रही है और हम बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के लगभग सभी जनपदों में बरसात हुई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम बरसात हुई है, बहुत अधिक बरसात कहीं नहीं हुई है। जहां तक बर्फबारी की बात है, बर्फबारी उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में मुंशियारी और धारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्र में, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी और चोपता
वाले क्षेत्र में, देहरादून में लोखंडी चक्राता वाले क्षेत्र में, चमोली में औली और बद्रीनाथ के क्षेत्र में, और अल्मोड़ा में बिनसर और कुछ हाइट वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है। वर्तमान में बर्फबारी के कारण औली जोशीमठ का मार्ग बंद है, बाकी सारे रास्ते खुले हुए हैं। बर्फबारी से रास्ते जो बंद हुए थे सबको खोल दिया गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। विकासनगर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम कुंजग्रांड में राशन कार्ड धारकों को पिछले कई सालों से, लगभग कह सकते हैं 2 सालों से, सरकारी सस्ता गल्ला दुकान से राशन नहीं मिल रहा है। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि जब वे राशन लेने दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार ये कहकर उन्हें लौटा देते हैं कि ऊपर से राशन नहीं आया है। लोगों का आरोप है कि लगातार 2 साल से उन्हें इस तरह टाल दिया जा रहा है। इस समस्या से सबसे ज्यादा गरीब और बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग उम्रदराज हैं और बार बार दुकान तक आने जाने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। सरकारी सस्ता गल्ला दुकान से राशन ना मिलने के कारण कई परिवारों के सामने खाने की दिक्कत खड़ी हो गई है। इधर लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों के लिए राशन योजना चला रही है, लेकिन इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की जांच कराई जाए, साथ ही दोषी दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गरीब लोगों को उनका हक मिल सके। हम राशन कार्ड से परेशान हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? 2 साल से हमें कोई राशन नहीं मिल रहा। क्यों? अब उसके बाद जाते हैं, जो राशन बांटने वाला है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम ऑनलाइन नहीं है। हम अनपढ़ आदमी, गरीब व्यक्ति है, कहाँ कहाँ जाए, किसके पास जाए। कभी शिकायत नहीं करी आपने इस चीज़ की? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं करी। माता जी परेशान हो रहे हो, किस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो आप? राशन कार्ड को लेकर परेशानी जी, जहाँ कोटे वाले पे जिन्हें फायदा ऑनलाइन नहीं आई। कितने साल से मना कर रहा है आपको? क्यों मना कर रहा है वो? आपने इसकी कोटाले की शिकायत करी? क्यों नहीं करी आपने शिकायत? चला जाना कुछ हम बीमार बैठे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर विकासनगर से है, जहां नेशनल हाईवे पर आज परिवहन विभाग की ओर से सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा और विक्रम जैसी वाहनों को रोककर उनके कागजात चेक किए गए। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। इसके बावजूद कई जगहों पर ई रिक्शा चलाते नजर आए, जिसको लेकर परिवहन विभाग समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। वहीं आज की कार्रवाई में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे चालकों पर चालान किया गया। वहीं कार चालकों के खिलाफ बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर भी जांच की गई। बता दें, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है। सड़क हादसों को कम करने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। वहीं अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें और अपने सभी जरूरी कागजात साथ रखें। परिवहन विभाग ने साफ किया कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है विकासनगर की तस्वीर, जहां आज नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग की ओर से एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन, ई रिक्शा और विक्रम जैसी कई वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही उनके वाहन के पेपर्स भी चेक किए गए। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद कई ई रिक्शा चालक चलाते नजर आए। बता दें कि परिवहन विभाग समय समय पर ये कार्रवाई लगातार करती रहती है। वहीं आज के कार्रवाई में हेलमेट 2 पहिया वाहन चला रहे चालकों पर चालान किया गया। जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उन पर आज चालान किया गया, साथ ही ई रिक्शा पर भी नजर रखी गई। चलिए अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कनखाल क्षेत्र से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बता दें, ग्राम नूरपुर
पंजनहेड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस हमले में मौके पर मौजूद कृष्णबाल उर्फ नानू पर भी जानलेवा हमला हुआ। उनकी हालात नाजुक बताई जा रही है। गोली चलाने की आवाज सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग डर के कारण घरों में छुप गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। इधर सूचना मिलते ही कनखाल पुलिस ने इस घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। बता दें, हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने कई टीमें घटनास्थल और आसपास के इलाकों में दबिश देने के लिए लगा दी है। फिलहाल पुलिस ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इधर घटना की जांच तेज कर दी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां कनखाल क्षेत्र से एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कुछ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बता दें, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस दौरान उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस का कहना है कि वो लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल को और आसपास के इलाके में नजर बनाई हुई है। वहीं घटनास्थल को सील कर दिया गया है और साथ ही लगातार कई टीमों को गश्त पे लगा दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द अपराधियों का पर्दाफाश हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पौड़ी जिले से है, जहां मौसम ने करवट बदल ली है। साल की दूसरी बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम और भी सर्द हो गया है। विशेषकर थैलीशैंड के चौरी खाल क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी के कारण न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि स्थानीय लोगों को और पर्यटकों के लिए परेशानी और बढ़ गई है। बता दें, जिला प्रशासन ने भी मौसम की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इधर अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। बता दें, स्थानीय लोगों को पर्यटकों से अपील की गई है, वे मौसम की जानकारी लेते रहें और बिना जरूरी कारण के बाहर ना निकले। इस मौसम बदलाव के चलते आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। बता दें, लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की भी अपील की गई है। ये तस्वीरें आप पौड़ी जिले से देख रहे हैं, जहां अचानक बारिश और बर्फबारी हुई है। आपको बता दें, मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को खास ध्यान रखने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने मौसम की स्थिति को लगातार देखते हुए अलर्ट जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर घर से बाहर ना निकलें और तमाम चीजों का उपयोग करें जिससे वे ठंड से बच सके। इस मौसम बदलाव के चलते आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाके में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसलिए लोगों से लगातार सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय के इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। इससे न केवल किसानों के चेहरे खिल उठे हैं,
बल्कि पर्यटन व्यवस्थाओं की मुश्किलें भी कम हुई हैं। बता दें, चोपटा, दुगलभट्टा, धीमनीतोली, कार्तिक स्वामी, खंडपातिया जैसे पर्यटन स्थलों में बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटक परिवार के साथ बर्फ का आनंद ले रहे हैं और इस वजह से पर्यटन व्यवस्था से जुड़े लोगों को अच्छी रोजगार मिल रही है। लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से किसान अपनी फसलों को नुकसान होते देख चिंतित थे। वहीं पर्यटन क्षेत्र भी सुस्त पड़ा हुआ था। सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही थी, लेकिन मौसम की मेहरबानी न होने से पर्यटन कम आ रहे थे। वहीं अब बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों में सर्दियों का आकर्षण और बढ़ा दिया है। बता दें, पर्यटकों को बढ़ती भीड़ ने व्यापारियों के चेहरे पर रौनक ला दी है। मौसम ने न केवल किसानों को राहत दी है, बल्कि पहाड़ी पर्यटक को भी नई जान दी है। जो बारिश हुई बहुत ही लेट हुई, जिसमें काफ़ी पर्यटक इधर घूमने के लिए आए और बहुत अधिक भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो भी रोजगार है, कई रोजगार यहाँ पे खुल चुके हैं अभी। व्यावसायिक भी बहुत खुश हैं, पर्यटक भी बहुत खुश हैं, क्योंकि नीचे धूप नहीं दिखा रही, यहाँ धूप भी है, बर्फ भी है। पर्यटक इतने आ रखे हैं कि 3 किलोमीटर पर जाम लगा हुआ है। और सरकार की तरफ से एक व्यवस्था ऐसे तक, एक केबल बर्फ की वजह से टूटी, हम लोगों ने अपने अफसर से उसको बुलाया, बिजली वाले को, और लगा रहे हैं आज, है कि नहीं। और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। पर्यटन के महत्वपूर्ण तो है ही ना। ये घिमतोली हमारे यहाँ आगे मंदिर भी है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, तो पर्यटन स्थल तो है ही। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो बर्फबारी थोड़ी लेट भी हुई है, तो लोगों में ज़्यादा उत्साह भी है इस चीज़ का ना। इसीलिए हम लोग भी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे भी हैं, भाई हैं साथ में, सवारे मिलके यहाँ मतलब बर्फबारी का आनंद लेने आए हैं। और ये अच्छा है, बर्फबारी थोड़ी लेट है लेकिन काफ़ी है इस बार। मुझे लगता है कि जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी सालों से नहीं पड़ी थी, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी है। देखिए, जो 2-3 दिन से लगातार स्नोफॉल हुआ है, तो पूरे घिमतोली, चोपता और हमारे खड़पत्या और कनकचौरी तमाम जगह बहुत अच्छी बर्फबारी भी है। और जिस तरह से लोग बारिश और बर्फबारी के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ये पहले तो बारिश हुई नहीं, लोग भी बहुत परेशान थे, पर्यटक परेशान थे, स्थानीय लोग भी बहुत परेशान थे। लेकिन जब बारिश हुई तो ऐसी हुई कि सीधे बर्फ़ ही डाल दी, तो इससे मतलब आम लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। पर्यटन बढ़ेगा, फिर स्थानीय लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, गाड़ी वालों का रोज़गार बढ़ेगा। ऐसे में बहुत सारे रोज़गार के अवसर मिल जाएंगे। ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी थी, मतलब इसके लिए, हर चीज़ के लिए। खबर अब ऋषिकेश से है, जहां चंद्रेश्वर नगर में डीएम ने नाला निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से गार्डर पुल के निर्माण पर भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम और नगर आयुक्त से त्रिवेणी घाट और चंद्रेश्वर नगर के बीच चंद्रभागा नदी पर बनने वाले पुल के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में जानकारी ली। बता दें, डीएम ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान इस क्षेत्र में भारी भीड़ आती है। इसी कारण प्रशासन ने गार्डर पुल के निर्माण को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। यदि शासन की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो यह पुल कुंभ मेले से पहले तैयार कर लिया जाएगा। इससे लाखों श्रद्धालुओं को पुल की सुविधा मिल सकेगी। वहीं स्थानीय लोग, श्रद्धालु और पर्यटक रामझूला से बैराज पुल तक आस्था पथ से आसानी से जा सकेंगे। वहीं साथ ही मां गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य को भी लोगों के सामने खुलकर दिखाई देगा। पुल के बनने से न केवल श्रद्धालु की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में यातायात और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्राथमिक शिक्षा में नए चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निष्पक्ष और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भर्ती कर रही है। आज 1100 से ज्यादा सहायक
अध्यापक प्राथमिक शिक्षा में नियुक्त हुए हैं। सीएम ने यह भी बताया कि अब तक करीब 28,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं भविष्य में भी योग्य, प्रभावशाली और सक्षम अभ्यर्थियों को इस तरह रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। इस कार्यक्रम से नए शिक्षकों को उत्साह देखने को मिला और साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी मिलने की खुशी साफ झलक दिखी। वहीं सरकार का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और रोजगार दोनों को बढ़ावा देना है। एक बड़ी शुरुआत है और प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा संदेश भी है कि आने वाले दिनों में और भर्तियां होंगी। आज शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लगभग 1100 से ज़्यादा जो सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद ये संख्या हमारी 28,000 से ज़्यादा हो गई है और ये नियुक्तियों का क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलेगा। ये हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको रोजगार मिले, उनको चयन का अवसर मिले, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और इन वर्षों में भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सख्त नकल का कानून प्रयास किया आप लोगों ने 1035 भर्ती को एक मुहूर्त। देखिए, शिक्षा विभाग में अभी तक हम लगभग 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।